नमस्कार। 1 फरवरी 2026 ईस्वी को लोकसभा में लगातार 9वीं बार भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा भारत का 2026-27 का आम बजट को पेश किया गया। पूर्व के परंपराओं के अनुसार एनडीए की सरकार जब से बनी है उसके पहले से आम बजट को 28 फरवरी को शाम में 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें समय में और इसके तिथि में भी बदलाव किया और यह बजट सत्र शुरू होते ही 1 फरवरी को इसकी परंपरा रखी गई है कि 1 फरवरी को सुबह में लगभग 11 बजे इसको पेश किया जाता है। इस बार भी भले ही 1 फरवरी रविवार को था, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई उस दिन रविवार होते हुए भी उसकी कार्रवाई को चलाया गया और वित्त मंत्री द्वारा 2026-27 का आम बजट, जो इस बार का लगभग 53 लाख करोड़ रुपए का, इतनी बड़ी धनराशि का आम बजट पेश किया गया। इस बजट की बहुत सारी खास बातें, बहुत सारी विशेषज्ञों द्वारा बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। 4-5 दिनों से बजट को पेश हुए लगभग 4-5 दिन हो चुका है और विशेषज्ञों द्वारा इस पर बहुत सारी बातें कही, लेकिन हमारा यह प्रयास होगा कि आम जनता को आम जन की भाषा में इस वीडियो के माध्यम से देखा जाए कि बजट में 53 लाख करोड़ की जो राशि है उसको यदि देखा जाए तो किस प्रकार से यह राशि को कलेक्ट किया जाएगा 2026-27 में और उसको खर्च कहाँ किया जाएगा, यही आम बजट की बात है। इसी आम ढंग से इस बात पर चर्चा की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि हमारे यहाँ कैलेंडर 2 हैं। एक हमारा वित्तीय कैलेंडर है जो 1 अप्रैल वर्ष में शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च अगली साल के 31 मार्च तक जाता है, और एक कैलेंडर जो 1 जनवरी से शुरू होकर के और 31 दिसंबर तक जाता है। लेकिन वित्तीय कैलेंडर हमारा जो शुरू होता है वह 1 अप्रैल 2026 से इस वर्ष का शुरू होगा और 31 मार्च 2027 तक जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 365 दिन के अंदर में भारत सरकार ने अनुमान किया है कि हमारा जो आय और खर्च का जो विवरण होगा, लगभग हमारा आय 53 लाख करोड़ रुपया के आसपास होगा और उसको हम विभिन्न ढंग से हम इसमें खर्च करेंगे, उस राशि को खर्च करेंगे 1 साल के वित्तीय वर्ष में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार की यह 2014 से लेकर के यह 13वां बजट होगा और निर्मला सीतारमण जी ने कंसेक्यूटिवली लगातार यह 9वीं बार इस बजट को पेश किया है। आत्मनिर्भर भारत 2047 तक विकसित भारत के रूप में इस सरकार ने एक संतुलित बजट को इस बार पेश किया है। भले ही 5 विधानसभाओं में इस बार अप्रैल से लेकर के और मई जून तक भारत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी और असम में चुनाव होने हैं। लेकिन भले ही चुनावी वर्ष होते हुए भी इसमें बहुत ज़्यादा लुभावना नारा और लुभावने वायदे और चुनावी राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कहा गया या विपक्षी सदस्यों द्वारा भी इस पर आश्चर्य व्यक्त किया गया लोकसभा में कि चुनावी वर्ष होते हुए भी इन राज्यों के लिए कोई लोक लुभावन नारे और बातें क्यों नहीं की। खैर, हमने शुरू में कहा है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आम बजट को आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो 100 के गुणक में प्रतिशत के रूप में देखा जाए कि यदि भारत सरकार की आमदनी 100 रुपया है और हम जैसा कि जानते हैं कि सरकार टैक्स के माध्यम से चलती है, सरकार के आमदनी का स्रोत जो होता है सो सिर्फ टैक्स होता है और बची हुई जो टैक्स से बचा हुआ जो राशि है जो उसको खर्च करना होता है उसके लिए सरकार उधार और कर्ज लेती है, जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लिया जाता है। विश्व बैंक वगैरह से भी कर्ज लिया जाता है, अपनी आंतरिक स्रोतों के द्वारा भी कर्ज लिया जाता है। तो सबसे पहले हम टैक्स के माध्यम से देखें कि 100 रुपया जो है उसमें भारत सरकार को टैक्स के माध्यम से किस प्रकार से 100 रुपया में किस किस टैक्स के माध्यम से कौन कौन सी राशि प्राप्त होती है। सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स के माध्यम से कि गैर श्रम पूंजी की प्राप्तियां 2% है।
100 रुपया में 2 रुपये की राशि भारत सरकार को गैर श्रमिक श्रम पूंजियाँ, जो कुछ निवेश वगैरह किया जाता है रुपया बाहर में या अन्य कुछ निवेश ही कहें, उस पर प्राप्त होता है उसको सूद वगैरह से, तो वह 2%, 100 रुपया में 2 रुपया उसका आमदनी है। 53 लाख 53.5 लाख करोड़ में 2% की राशि वह बैठेगा। उसके बाद जो आय का साधन है भारत सरकार को, वह है कस्टम ड्यूटी से 4% की राशि प्राप्त होती है। कस्टम ड्यूटी बाहर से आए हुए सामान जो आयात किया जाता है उसमें जो आयात शुल्क लगता है कस्टम ड्यूटी, 4 रुपया, 100 रुपया का जो आमदनी है उसमें 4 रुपया कस्टम ड्यूटी से प्राप्त होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क वह 6% की राशि बैठती है। 100 रुपया में 6 रुपया उत्पाद शुल्क का भारत सरकार को आमदनी है। इसके बाद देखें गैर कर राजस्व 10%, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व में 10% की राशि भारत सरकार को प्राप्त होती है। उधारी एवं अन्य देनदारियां जो है, जिसको हमने शुरू में कहा है कि कर्ज लेकर के और बाहर से कुछ ऐड वगैरह भी मिलता है, तो यह 24%, 100 रुपया में 24 रुपया भारत सरकार इससे प्राप्त करती है। इसके बाद है इनकम टैक्स, आय का सबसे बड़ा साधन है भारत सरकार का आय का। इसमें भारत सरकार को 21% प्राप्त होता है। जो 100 रुपया आमदनी भारत सरकार को है उसमें 21 रुपया का योगदान इनकम टैक्स है, आयकर से 21 रुपया प्राप्त होता है। उसके बाद है 18% कारपोरेट टैक्स, भारत सरकार कारपोरेट टैक्स के रूप में 18% प्राप्त करती है। कारपोरेट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जैसे भारत सरकार, बहुत सारे भारत सरकार के उद्यम हैं, जैसे तेल के उद्यम है, रिफाइनरी वगैरह है, बैंक हैं, मतलब कि कारपोरेट जो है वह कारोबार करता है, भारत सरकार के अधीन है। रेलवे है, इस तरह से जो भारत सरकार के उद्यम हैं, सारे उद्यम मिलकर के उनसे जो आमदनी होती है वह भारत सरकार को राजस्व के रूप में 18% का योगदान भारत सरकार की आमदनी में देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जीएसटी एवं जिस हाल के वर्षों में जो सुधार लगा है, लागू हुआ है जीएसटी जिसको कहते हैं, उसमें 18% की राशि प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 100 रुपये की आमदनी इन टैक्सों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसमें 24 रुपया उधार वगैरह लेकर के प्राप्त होता है। यह सब मिलाकर के इस बार का जो 1 अप्रैल 2026 से जो वित्तीय वर्ष शुरू होगा उसमें भारत सरकार का अनुमान है कि 53.5 लाख करोड़ रुपए की राशि की आमदनी होगी। और इसको खर्च कहाँ करना है, सबसे बड़ा खर्च हमारे यहाँ, क्योंकि अस्थिर दुनिया है, हमारे पड़ोसी मुल्क भी हमें स्थिर नहीं रखने देना चाहते हैं, तो आत्मरक्षा सबसे बड़ा रक्षा है। तो रक्षा मद में भारत सरकार अपना 53.5 लाख करोड़ रुपया में 11% की राशि, इतनी बड़ी धनराशि है, स्वेच्छा से कहें या मजबूरी में कहें, रक्षा पर इतना राशि वह लगभग 7.25 लाख करोड़ के आसपास में होता है। इस बार के रक्षा बजट में इसको रखा गया है, खर्च में 11.5 लाख करोड़ रुपये, सारे खर्च के लिए 11% की राशि रखा गया है, जो 7.25 लाख करोड़ के आसपास रक्षा व्यय की राशि है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिविल पेंशन, भारत सरकार के जो सेवानिवृत्त व्यक्ति होते हैं भारत सरकार की सेवा से, सिविल पेंशन में 2% की राशि खर्च की जाएगी। 6% मुख्य सब्सिडी, भारत सरकार बहुत से सामानों पर, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो मुफ्त में अनाज वगैरह का 80 करोड़ लोगों को वितरण किया जाता है, उसमें से लेकर के और फिर यूरिया खाद और इस तरह से जो है सब्सिडी की वस्तुएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें LPG गैस, इन सब में सब्सिडी के रूप में 6% की राशि खर्च की जाती है। इसके बाद देखा जाए अन्य खर्च में 7% की राशि, अन्य खर्च में जो है सरकार के तरफ से जो खर्च किया जाता है, जो आयोजन में खर्च होता है, जो वेतन मद में या इस प्रकार के खर्च होते हैं, उसमें 7% की राशि, 100 रुपया जो खर्च हो रहा है उसमें 7 रुपया वहाँ खर्च होता है। उसके बाद देखा जाए 8% केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, केंद्र से प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र का प्रायोजित, उसमें राज्य सरकारों से उस विकास के योजनाओं में 1 पैसा भी नहीं लिया जाता है। जैसे कि रेलवे की जो विकास की परियोजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो
विमान का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो खर्च होता है, इस प्रकार का जो है खर्च केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 8% राशि उसमें भारत सरकार खर्च करेगी इस बार 2026-27 के वित्तीय वर्ष में। उसके बाद देखा जाए राज्यों को टैक्स का हिस्सा, राज्य सरकार भी अपने हिसाब से अपने यहाँ विकास के काम करती है, उसमें 22% राशि सीधे केंद्र सरकार राज्यों को दे देती है हिस्सा कि आप अपना विकास का काम वहाँ पर कीजिए, शिक्षा वगैरह के लिए स्कूल का भवनों का निर्माण, इस तरह से स्थानीय चिकित्सालय वगैरह भी राज्य सरकार, सड़क, पेयजल, इस सब पर जो राज्य सरकार है वो खर्च करती हैं, तो उसके लिए 22% अपने आमदनी के 22% का हिस्सा राज्य सरकारों को भारत सरकार ट्रांसफर करती है। उसके बाद देखा जाए तो ब्याज के भुगतान पर 20% की राशि का खर्च, यह देखा जाए 24% हमारे यहाँ कर्ज लेने का इस बार का अनुमान है, और उन सब पर जो ब्याज का भुगतान होता है, जो कर्ज की राशि है या कहीं से उधारी ली हुई राशि है, उस पर ब्याज के भुगतान में 20% की राशि हो जाता है। 100 रुपया हमारे खर्च में से 20 रुपये का खर्च ब्याज के भुगतान पर जाता है। इसके बाद देखते हैं कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं है 17%, जिसमें खर्च होता है। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें 17% की राशि को उसमें खर्च किया जाना है। उसके बाद हमने शुरू में कहा है कि रक्षा पर 11% की राशि को खर्च होना है। 100 रुपया की आमदनी और 100 रुपया का खर्च का विवरण इस प्रकार आम बोलचाल की भाषा में हमने देखा। तो सबसे बड़ा खर्च हमारे यहाँ का ब्याज का भुगतान और रक्षा क्षेत्र है। उसके बाद हमारे यहाँ विकास के काम है। इस प्रकार से देखते हुए विकास के काम में हमारे यहाँ इस बार के बजट में बहुत सारे विकास के कामों के बारे में देखा गया है और बजट में प्रावधान किया गया है। उसमें बालिकाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक जिला में एक महिला छात्रावास की व्यवस्था है। इस प्रकार से देखा जाए तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस बार सेमीकंडक्टर जो दुनिया का सबसे उभरता हुआ IT क्षेत्र का सबसे उभरता हुआ क्षेत्र है, उसके लिए मिशन एक शुरू किया गया, सेमीकंडक्टर मिशन 2.2। उसके बाद इसमें देखा जाए तो एक डाटा सेंटर बनाने वालों के लिए, जो इंटरनेट चलता है, वह डाटा सेंटर जो बनाने की बात इस बार कही गई है कि इसमें यदि कोई विदेशी निवेश करते हैं तो किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत के लिए छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए प्रोत्साहन की योजनाएं इस बार की गई है। उसके बाद हाई स्पीड कॉरिडोर रेलवे के लिए 7 कॉरिडोर की इस बार की रेलवे के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है। उसमें अपने बिहार का भी एक परियोजना है जो वाराणसी से होते हुए पटना और कटिहार होते हुए फिर बंगाल को जाएगी, मतलब 3 राज्यों को जोड़ती हुई एक हमारे बिहार में भी पड़ा है यह योजना। और रेलवे की अधिकतम गति सीमा को बढ़ाते हुए ये एक्सप्रेस कॉरिडोर जो है लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली स्पीड से इसमें ट्रेनें चलेंगी। अभी हमारे यहाँ अधिकतम वंदे भारत वगैरह जो है चल रही है 140 से 180 की स्पीड में। तो रेलवे का यह महत्वाकांक्षी परियोजना, उसमें बिहार से भी गुजरते हुए एक परियोजना दी गई है। वाराणसी से सिलीगुड़ी की परियोजना है, उसमें हमारा बिहार भी प्रभावित होगा उस विकास क्षेत्र से। इस प्रकार हम देखते हैं कि आम बजट 2026-27 जो है संतुलित बजट है। विकसित भारत बनाने की दिशा में किया जा रहा प्रयास, और इस तरह से यह महती धनराशि है 53 लाख करोड़ रुपए की राशि। इस राशि को, इतनी बड़ी धनराशि आमदनी को लेते हुए और उनको खर्च करना है 1 साल के वित्तीय वर्ष में। यह सरकार सख्त सरकार है और अपने देश को सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के लिए चलती हुई गाड़ी को ले चलने वाली सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनका जो थीम है कि हम विकसित भारत बने, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को बनाने के लिए आम बजट आम लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यह बजट है, सकारात्मक बजट है। आगे हम पुनः इसी बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।